माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के प्रधानमंत्री, मित्रों, आज मैं आपको ले चलना चाहता हूं एक ऐतिहासिक लम्हे की ओर। साल 2000। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका की कांग्रेस के सामने खड़े थे और बोल रहे थे, सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वासी लोकतांत्रिक राष्ट्र की आवाज के रूप में। उन्होंने एक बात कही जो आज भी दिल को छूती है, प्राकृतिक साझेदारी, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र साथ मिलकर भविष्य को आकार दें। वाजपेयी जी ने अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय की तारीफ की, जो दोनों देशों के बीच एक मजबूत पुल की तरह है। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि भारत ने आतंकवाद का सामना किया, आर्थिक चुनौतियों को झेला और फिर भी सुधारों और उम्मीद के साथ आगे बढ़ा। सबसे खास बात, उनकी सोच सीमाओं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल गरीबी, भूख और बीमारी मिटाने के लिए करने की बात की। एक ऐसे एशिया की कल्पना की जहां हर देश को आगे बढ़ने का अवसर मिले और भारत अमेरिका मिलकर पूरी दुनिया में शांति और विकास का संदेश फैलाए। मित्रों, 24 साल बाद भी ये बातें उतनी ही सटीक हैं। भारत और भी मजबूत है, हमारी आवाज और भी बुलंद है और अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते और गहरे हुए हैं। लेकिन वाजपेयी जी का सपना सिर्फ भारत की तरक्की का नहीं था, वो था शांति, साझेदारी और पूरी दुनिया की खुशहाली का। तो इस क्लिप को देखते हुए सोचिए, क्या हम उस सपने के और करीब पहुंचे हैं? और हम आम नागरिक इस दिशा में क्या योगदान दे सकते हैं? मुख्य बिंदु, वाजपेयी जी के भाषण से। भारत अमेरिका प्राकृतिक साझेदार, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समान मूल्यों पर आधारित रिश्ते। भारतीय प्रवासी की भूमिका, दोनों देशों के बीच मजबूत पुल और भरोसे का प्रतीक। भारत की उपलब्धियां, आतंकवाद का मुकाबला, आर्थिक संकट से उबरना और करोड़ों महिलाओं की स्थानीय राजनीति में भागीदारी। आर्थिक दृष्टि, 9% वार्षिक विकास दर का लक्ष्य, सुधार और वैश्विक निवेश के लिए खुलापन। वैश्विक दृष्टिकोण, तकनीक से गरीबी, भूख और बीमारी खत्म करने की अपील। शांति और सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खासकर भारत अमेरिका साझेदारी। एशिया की कल्पना, एक स्थिर, बहुलवादी और लोकतांत्रिक एशिया जहां कोई देश दूसरे पर हावी न हो। न्यूक्लियर पॉलिसी, हथियारों का अंत, लेकिन भारत की सुरक्षा चिंताओं को भी मान्यता। मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पूरे भाषण को सुनें और अपने विचार कमेंट में लिखें और हमें बताएं कि क्या भारत और अमेरिका आने वाले समय में वैश्विक शांति के लिए और मजबूती से साथ काम कर सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि संवाद और साझेदारी ही भविष्य का रास्ता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। होप टू सी यू अगेन एंड आडियोस। Friends, don't forget to share your views in the comment box and subscribe to Kanun Plus channel. कांग्रेस के सदस्यों, यह मेरा उच्च विशेषाधिकार, महान सम्मान और व्यक्तिगत खुशी है कि मैं आपको भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री महामहिम अटल बिहारी वाजपेयी से परिचित करवा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रोटेम संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस के माननीय सदस्यगण, आज आपके समक्ष संबोधित करना मेरे लिए अत्यधिक सम्मान और गर्व की बात है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, श्रीमान स्पीकर और कांग्रेस के सदस्यों को मुझे यह अवसर देने के लिए।
नवंबर 1999 में प्रतिनिधि सभा के भीतर एक अत्यंत उल्लेखनीय घटना घटित हुई। 396 से 4 के मतों के विशाल अंतर से प्रतिनिधि सभा ने अक्टूबर 1999 में संपन्न हुए सफल चुनावों के लिए भारत और मेरी सरकार को हार्दिक बधाई देने का एक प्रस्ताव पारित किया। भारत के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए इस व्यापक द्विदलीय समर्थन का प्रदर्शन अत्यंत उत्साहजनक है। राष्ट्रपति क्लिंटन और मेरे लिए यह एक प्रोत्साहन का स्रोत है, क्योंकि हम अपने संबंधों में एक नई गुणवत्ता लाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मैं आपके द्वारा मेरे देश के प्रति अपनाए गए लगभग अनोखे दृष्टिकोण के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आप में से जिन्होंने इस वर्ष मार्च में हमारे संसद में राष्ट्रपति क्लिंटन के भाषण को मिले गर्मजोशी भरे स्वागत को देखा, वे पहचानेंगे कि अमेरिका के साथ गहरे संबंधों के लिए भारत में भी इसी तरह का दलगत समर्थन मौजूद है। मैं भी 2 दिन पहले हाउस द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव से गहराई से प्रभावित हूं, जिसने मेरी यात्रा का स्वागत किया और भारत अमेरिका के बीच निकटतम समझ की संभावना को सराहा। मैं कल सीनेट द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव से भी समान रूप से प्रोत्साहित महसूस कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अमेरिकी लोगों ने दिखाया है कि लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता वे परिस्थितियां प्रदान करती हैं जिनमें ज्ञान प्रगति करता है। विज्ञान नई खोजें करता है, नवाचार होता है, उद्यम फलता फूलता है और अंततः लोग उन्नति प्राप्त करते हैं। मेरे देश से 10 लाख से भी अधिक लोग यहाँ आए हैं। अमेरिका अब घर है। बदले में उनकी मेहनत, उद्यमिता और विशेषज्ञता अमेरिकी समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। देखता हूं। मैं अमेरिका में भारतीय समुदाय की असाधारण सफलता को एक रूपक के रूप में देखता हूं, जो भारत अमेरिका संबंधों में मौजूद सबसे अधिक संभावनाओं का प्रतीक है कि हम मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं। जिस प्रकार अमेरिकी अनुभव ने यह सिखाया है कि लोग लोकतांत्रिक ढांचे में क्या हासिल कर सकते हैं, उसी प्रकार भारत एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रयोगशाला रहा है, जो उस पर फेंकी जाने वाली सबसे मजबूत चुनौतियों का सामना करने के लिए उठ खड़ा हुआ है। हमारे स्वतंत्रता के 50 वर्षों के दौरान हमने विविधता से एक अत्यंत सुंदर और अद्वितीय गलीचा बुना है। हमने एकता को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। भारत की विभिन्न भाषाएं हमारे संसद के छत के नीचे एक ही स्वर में बोलती हैं। आपके एक राष्ट्र राज्य के रूप में उल्लेखनीय प्रयोग में आपने उन अवरोधित जनसमूहों से वही सत्य साबित किया है जिन्हें आप अपने तटों पर स्वागत करते हैं। आपने एक महान देश बनाया है। मेरे लिए भारतीय लोकतंत्र की अनेक उपलब्धियों में सबसे अधिक संतोषजनक वह परिवर्तन है जो इसने कमज़ोर वर्गों के जीवन में लाया है, और कमज़ोरों के लिए केवल एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, हाल के वर्षों में इसने छोटे शहरों और दूर दराज के गांवों में 1 मिलियन से अधिक महिलाओं को स्थानीय निर्वाचित परिषदों में प्रवेश करने और उन मुद्दों पर निर्णय लेने में सक्षम बनाया है जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। दो वर्षों पहले जब एशिया के अधिकांश क्षेत्रों में आर्थिक संकट से संघर्ष चल रहा था, भारत ने अपनी दिशा बनाए रखी। पिछले 10 वर्षों में हमने प्रतिवर्ष 605% की दर से वृद्धि की है।
इससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती 10 नवीनतम अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाता है। आर्थिक गतिविधियां हर साल अधिक से अधिक विविध होती जा रही हैं। राष्ट्रपति क्लिंटन और यहां एकत्रित हुए कई मित्रों को हमारे सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति की झलक देखने का अवसर मिला है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखने के लिए दृढ़ हैं। हमारा लक्ष्य है कि 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करें। इसके लिए हर साल 9% की वृद्धि जरूरी है। इस विकास क्रम को प्राप्त करने के लिए हमने किसी भी व्यापक सुधार का आश्वासन दिया है। हम अपने लोगों की रचनात्मक प्रतिभा, भारतीय देश के पुरुषों और महिलाओं की उद्यमशीलता कौशल, इसके वैज्ञानिकों और कारीगरों की प्रतिभा को मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही हम भारत में वंचितों, कमजोरों और गरीबों के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में राज्य की प्राथमिकता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। देश के बुनियादी ढांचे, विद्युत आपूर्ति, बीमा क्षेत्र, बैंकिंग सेवाएं और दूरसंचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निजी पहल और निवेश के लिए खोला जा रहा है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक बाधाओं को कम किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देवियों और सज्जनों, हमारे देश के बाहर कुछ ताकतें हैं जो यह मानती हैं कि वे आतंक का उपयोग करके भारत की क्षेत्रीय अखंडता को विघटित कर सकती हैं। वे यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि एक बहुधार्मिक समाज अस्तित्व में नहीं रह सकता है। वे एक कार्य का पीछा कर रहे हैं जिसमें उनकी असफलता निश्चित है। पिछले 2 दशकों के दौरान भारत जैसा आतंकवादी हिंसा का भयंकर आक्रमण किसी भी अन्य देश ने नहीं सहा है। 21,000 से अधिक लोग विदेशी समर्थन प्राप्त आतंकवादियों द्वारा मारे गए हैं। केवल पंजाब में ही जम्मू और कश्मीर में 615,000 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जैसा कि आप में से कई लोग यहाँ कांग्रेस में हाल की सुनवाइयों में इस कठोर तथ्य को पहचान चुके हैं, हमारे पड़ोस से बड़ा आतंकवाद का स्रोत कोई क्षेत्र नहीं है। वास्तव में हमारे पड़ोस में इस 21वीं सदी के दौरान धार्मिक युद्ध को केवल गढ़ा नहीं गया है, बल्कि इसे राज्य की नीति के एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन के रूप में घोषित किया गया है। प्रतिरोध कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता। यह आत्मसंतोष का कोई भी कारण नहीं बनना चाहिए। आप जानते हैं और मैं भी भली भांति अवगत हूं कि इस प्रकार की बुराई कभी भी सफल नहीं हो सकती, लेकिन असफल होने पर भी यह अनकही पीड़ा दे सकता है। यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने आतंकवाद से लड़ने के लिए अपने सहयोग को गहरा करना शुरू कर दिया है। हमें इन प्रयासों को दोगुना करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, देवियों और सज्जनों, वह समय था जब हम एक दूसरे के ग्लोब के विपरीत दिशा में थे। आज हर डिजिटल मानचित्र पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका पड़ोसी और साझेदार हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सूचना युग को आकार देने में नेतृत्व किया है। पिछले दशक के दौरान इस नवीनतम तकनीक ने अमेरिकी समृद्धि को इस प्रकार से बनाए रखा है जिसने आर्थिक विकास के पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दी है। हम 2 देश हैं जो असाधारण संसाधनों और प्रतिभा से संपन्न हैं, जो भविष्य के उद्योगों के संदर्भ में प्रमुख हैं। हम मिलकर भविष्य की साझेदारी को परिभाषित कर रहे हैं। हालांकि हमारे दोनों देशों में इस सदी के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था के स्वरूप को आकार देने की और भी अधिक क्षमता है।
हमें अपने सहयोग के उदाहरण को एक ऐसी साझेदारी में परिवर्तित करना चाहिए जो नवीनतम प्रौद्योगिकियों की संभावनाओं का उपयोग गरीबी, अशिक्षा, भूख, बीमारी और प्रदूषण से निपटने के नए तरीकों को परिभाषित करने के लिए करे। श्रीमान अध्यक्ष, देवियों और सज्जनों, हम मानते हैं कि भारत और अमेरिका को हाथ में हाथ डालकर उस दुनिया की ओर बढ़ना चाहिए जिसमें सभी के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार हो। एक ऐसी परिस्थिति जो विश्व की 1/3 जनसंख्या को आरामदायक जीवन स्तर प्रदान करती है, लेकिन शेष 2/3 को गरीबी और आवश्यकता में धकेल देती है, वह अस्थिर है। 21वीं सदी ने हम सभी पर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी डाली है वह है अतीत की इस अस्वीकार्य विरासत को बदलना। हमें इस विरासत को पार करने के लिए एक सामूहिक प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैं विकास पर एक व्यापक और समग्र वैश्विक संवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। इस संवाद के लिए हम नई दिल्ली को स्थान के रूप में प्रस्तुत कर प्रसन्न हैं। इस कांग्रेस में आपने अक्सर एशिया के भविष्य के स्वरूपों के बारे में चिंता व्यक्त की है। क्या यह एक ऐसा एशिया होगा जो अपने आप में शांति से रहेगा, या यह एक ऐसा महाद्वीप होगा जहां देश सीमाओं को फिर से खींचने और दावों, ऐतिहासिक या काल्पनिक, को बलपूर्वक सुलझाने की कोशिश करेंगे? हम एक ऐसे एशिया की खोज में हैं जहां शक्ति, स्थिरता और सुरक्षा को खतरे में न डाले। हम नहीं चाहते कि कुछ का प्रभुत्व दूसरों के लिए स्थान को संकुचित कर दे। हमें एक ऐसा एशिया बनाना चाहिए जहां देशों के बीच सहयोग राष्ट्रीय स्वार्थ के आक्रामक दावे से ज़्यादा अहम हो। यदि हम उन आदर्शों पर आधारित एक ऐसा एशिया चाहते हैं जो लोकतांत्रिक हो, समृद्धशाली हो, सहिष्णु हो, बहुलवादी हो और स्थिरता से युक्त भी हो, यदि हम एक ऐसा एशिया चाहते हैं जहां महत्वपूर्ण हित सुरक्षित हों, तो हमारे लिए पुराने मान्यताओं की पुनः समीक्षा करना आवश्यक है। आने वाले वर्षों में इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का और अधिक निकटता से मिलकर काम करना अत्यंत आवश्यक है। एक मजबूत, लोकतांत्रिक और आर्थिक रूप से समृद्ध भारत जो एशिया के सभी प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों के चौराहे पर खड़ा है, इस क्षेत्र में स्थिरता का एक अनिवार्य कारक होगा। शांति और स्थिरता के लिए हमारा सहयोग हमसे यह अपेक्षा करता है कि हम अपने मूल सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। हमें अपनी चिंताओं को समायोजित करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम अपनी अपनी भूमिकाओं और एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूरक जिम्मेदारियों को सहजता से स्वीकार कर सकें। सुरक्षा से संबंधित मुद्दों ने हमारे संबंधों पर एक छाया डाल दी है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह अनावश्यक है। हमारे बीच कई समानताएं हैं और कोई भी हितों का टकराव नहीं है। हम दोनों परमाणु हथियारों को समाप्त करने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमने परीक्षणों पर स्वैच्छिक रोक की घोषणा कर दी है। भारत आपकी चिंताओं को अच्छी तरह से समझता है। हम आपके अप्रसार के प्रयासों को विफल करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को भली भांति समझें। हम अपने संबंधों में एक ऐतिहासिक पल पर हैं। जैसे ही हम नए संबंध बनाने के प्रयास शुरू करते हैं, हमें इस विश्वास को वास्तविक रूप देना चाहिए कि लोकतंत्र मित्र, साझेदार और सहयोगी बन सकते हैं। हाल के वर्षों में अच्छे और कठिन समय के दौरान हमने एक दूसरे से पहले की तुलना में अधिक बार बात की है।
मैं इस संवाद को दिशा देने में उनके नेतृत्व और दृष्टि के लिए राष्ट्रपति क्लिंटन का धन्यवाद करता हूं। मैं इस प्रक्रिया का समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए इस कांग्रेस के सदस्यों का दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसे ही हम ईमानदारी से संवाद करते हैं, हम लोकतंत्र को प्रगति देने, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना में सहयोग के नए क्षेत्रों और नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। और हम यह खोज रहे हैं कि हमारे साझा मूल्य और सामान्य हित हमें साझा प्रयासों की एक स्वाभाविक साझेदारी की तलाश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भारत और अमेरिका ने अतीत से एक निर्णायक कदम दूर लिया है। इस नई सदी की शुरुआत ने हमारे संबंधों में एक नई शुरुआत को चिह्नित किया है। आइए हम इस वादे और आज की उम्मीद को पूरा करने के लिए कोशिश करें। आइए हम अपने और हमारी साझा दृष्टि के बीच जो झिझक की छाया है उसे पूरी तरह से हटा दें। आइए हम उन सभी तत्वों की शक्ति का उपयोग करें जो हमारे बीच समानताएं हैं, ताकि हम मिलकर अपने लिए और उस दुनिया के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें जिसमें हम निवास करते हैं। धन्यवाद प्रिय दोस्तों। कृपया अपनी राय कमेंट में साझा करें और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें।